वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जो लेसन 12th क्लास का पढ़ रहे हैं वो तीसरा लेसन है जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन। इससे पहले हम सभी लोग 2 लेसन को डिटेल में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो लेसन नहीं पढ़े हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के 2 लेसन देख सकते हैं। मैंने पहला लेसन आपको पढ़ाया था हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, और दूसरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तत्वों के धातु निष्कर्षण के सिद्धांत और उनके प्रक्रम। ये दोनों लेसन को आप डिटेल में देख सकते हैं। मैंने पूरी एनसीईआरटी का एक एक लाइन इन टॉपिकों के मैं कवर किया है। उम्मीद है ये वीडियोस आपके लिए 100% फ्रूटफुल होंगे। बोर्ड एग्जाम तो छोड़िए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको इन सब चीजों की बहुत अच्छी जरूरत पड़ने वाली है। तो जिन बच्चों ने भी ये वीडियोस नहीं देखे हैं वो सभी वीडियोस को देख लें। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा कि देखिए, जो भी बच्चे कहीं के भी मेरे वीडियो को क्यों ना देख रहे हो, देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। उस लिंक पर क्लिक करके सबसे पहले आप अपने टेलीग्राम को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ती रहेगी। बहुत सारे मैं टेस्ट लेता हूं हर 4-4 5-5 वीडियोस का मिला करके। तो जो भी बच्चे कहीं के भी क्यों ना हो, पूरे भारत में कहीं के भी क्यों ना हो, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सभी बच्चे इसको जरूर माने बात और ज्वाइन कर लें, आज ही ज्वाइन कर लें उस चीज को। और हम लोग देखते हैं, हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे कि उत्प्रेरक और उत्प्रेरण में क्या अंतर है, और मैंने 7 रिएक्शन आपको बोली थी कि आप इन 7 रिएक्शन को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपको आगे वाले टॉपिक में बहुत अच्छी चीज समझ में आने वाली है। तो देखो, मैं उसी चीज को यहां पर आज समझा रहा हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उत्प्रेरण के प्रकार, टाइप ऑफ कैटालिसिस। देखो, उत्प्रेरण के प्रकार हमने पहले वीडियो में बताया था कि 4 तरह से हम लोग उसको बांटेंगे। उनमें से जो पहला क्लासिफिकेशन है, पहला वर्गीकरण है, वो है उत्प्रेरकों और अभिकारकों की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर, मींस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट। मतलब कहने का ये हुआ कि हमारी एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में आपको पता है अभिकारक होते हैं, मतलब जो रिएक्शन करते हैं, और जो बनते हैं उसको बोलते हैं उत्पाद, और जो बीच में अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं उसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक। तो हमारा जो अभिकारक है उसकी भौतिक अवस्था क्या है, उत्प्रेरक है उसकी भौतिक अवस्था क्या है। भौतिक अवस्था मतलब समझ रहे हो ना, ठोस द्रव गैस। इसके आधार पर हम उत्प्रेरण को 2 भागों में बांटते हैं। उनमें से पहला भाग होता है समांगी उत्प्रेरण, जिसको बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस, और दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरण, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो देखो, समांगी उत्प्रेरण की जो परिभाषा है वो आप खुद से लिखिएगा। मैं बोल रहा हूं कि जब अभिकारक की भौतिक अवस्था एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था एक जैसी होती है, एक समान होती है, तो हम ऐसे उत्प्रेरण को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अभिकारक की भौतिक अवस्था और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था यदि एक समान हो, एक जैसी हो, तो ऐसे उत्प्रेरण को हम बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण। और इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको दे रहा हूं। देखो, आपको याद होगा, हमने आपको बताया था H2SO4 बनाने की जो विधि है, कौन सी विधि है, शीश कक्ष विधि। H2SO4 के निर्माण की, H2SO4 के निर्माण की कौन सी विधि, शीश कक्ष विधि, या जिसको हम बोलते हैं चैम्बर प्रोसेस, शीश कक्ष विधि, या इसी को बोलते हैं चैम्बर प्रोसेस। चैम्बर प्रोसेस, इसमें हम रिएक्टेंट को देखें तो 2SO2 ये गैस अवस्था में होता है, O2 ये भी गैस अवस्था में है, उत्प्रेरक NO होता है, ये भी गैस अवस्था में है, और उत्पाद आपका मिलता है SO3। तो आप देखो, इस रिएक्शन में अभिकारक क्या है, गैस, और उत्प्रेरक भी क्या है, गैस। तो ये जो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये किस उत्प्रेरण के अंतर्गत आता है, होमोजीनियस कैटालिसिस के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। देखो, आपने उन्हीं 7 एग्जाम्पल में एक सीखा था कि पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट ये सॉलिड होता है। अगर हम इसको गर्म करें तो हमको मिलता है 2KCl + 3O2।
ये किस अवस्था में है इससे कोई मतलब नहीं है हमें, हमें मतलब है अभिकारक किस अवस्था में है, सॉलिड। और यहां पर जो उत्प्रेरक लेते हैं उसका नाम है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, सॉलिड। तो अभिकारक सॉलिड, उत्प्रेरक सॉलिड। तो अभिकारक की भौतिक अवस्था, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था एक समान है, इसलिए ये भी किसके अंतर्गत आएगा, समांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत ये रिएक्शन भी आपकी आएगी। तो आपने समांगी उत्प्रेरण की परिभाषा पढ़ ली कि जब अभिकारक की भौतिक अवस्था एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था एक समान हो तो ऐसे उत्प्रेरण को हम बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण। एग्जाम्पल नंबर 1, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो सीस कक्ष विधि है वह समांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत आती है। और पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो इसके जो तापीय अपघटन की जो प्रक्रिया है वह भी समांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं एक समान है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो जाएगा, समांगी उत्प्रेरण की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल। अब हम बात कर लेते हैं विषमांगी उत्प्रेरण की। बहुत सिंपल है ये भी, इसकी अपोजिट डेफिनेशन हो जाएगी। मतलब जब अभिकारक की भौतिक अवस्था अलग हो, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग हो, मतलब जब अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं, जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की जो फिजिकल स्टेट्स हैं अगर वो डिफर हो, एक दूसरे से अलग हो, तो ऐसी कैटालिसिस को हम बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरण, या जिसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। देखो इसका एग्जाम्पल आपको पता है, हेबर विधि, ठीक है। आपको हमने पिछले में पढ़ाया था कि जो हेबर विधि है वह अमोनिया के निर्माण की विधि है। किसके निर्माण की विधि है, अमोनिया के निर्माण की विधि है। और इसका समीकरण क्या है, समीकरण भी आपको सिखाया था, नाइट्रोजन गैस है, इसकी रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, हाइड्रोजन से। और इस रिएक्शन में बन क्या रहा है, अमोनिया गैस। और इस प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि जो हमारा कैटलिस्ट है वो क्या है, प्लेटिनम, सॉरी आयरन। कौन सा कैटलिस्ट है, आयरन हमारा कैटलिस्ट है। और साथ ही साथ एक और पदार्थ होता है जो कैटलिस्ट तो नहीं है मगर उससे हमारा मतलब नहीं है, मगर लिखा पूरा जाता है, Fe कैटलिस्ट है जो सॉलिड है, और रिएक्टेंट क्या है, गैस है। तो अभिकारक की जो भौतिक अवस्था है, उत्प्रेरक की जो भौतिक अवस्था है वो एक दूसरे से अलग है, इसलिए ये उदाहरण किसके अंतर्गत आएगा, विषमांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद एक और देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की कौन सी विधि है, सीस कक्ष विधि। आपको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की एक और विधि होती है, H2SO4 के निर्माण की कौन सी विधि है, याद करिए, कौन सी विधि है, संपर्क विधि। कौन सी विधि है, संपर्क विधि, कॉन्टेक्ट प्रोसेस। इस विधि में आपको समीकरण हमने याद कराया था, क्या कराया था, SO2 की रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से। ये दोनों क्या है, गैस अवस्था में है। इसमें जो कैटलिस्ट है वो क्या है, प्लेटिनम, जो कि सॉलिड होता है। इसकी जगह पर आप क्या ले सकते हो, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये भी क्या होता है, सॉलिड होता है। एंड फाइनली आपको क्या मिलता है, SO3। तो आप बताओ, अभिकारक की भौतिक अवस्था गैस है, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था सॉलिड है, दोनों की भौतिक अवस्थाएं एक दूसरे से अलग अलग है। तो ये जो उदाहरण है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, विषमांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा समांगी उत्प्रेरण क्या है, उसके उदाहरण क्या है, विषमांगी उत्प्रेरण क्या है, उसके आधार क्या है। तो इस तरह से हमने ये पहला क्लासिफिकेशन पढ़ लिया कि उत्प्रेरकों और अभिकारकों की भौतिक अवस्था के आधार पर हमने दो भागों में बांटा, समांगी और विषमांगी, जिसको हमने डिटेल में देख लिया। अब हम दूसरा वर्गीकरण देखते हैं। देखो हमारा जो दूसरा वर्गीकरण है वो है उत्प्रेरकों की क्रियाविधि के आधार पर। उत्प्रेरकों की क्रियाविधि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म के आधार पर हमने कैटलिस्ट को दो भागों में बांटा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। देखो मैं इसको बताऊं इसके पहले मैं आपको एक मिनट बोलना चाहता हूं कि देखो आपसे पेपर में जब टॉपिक आता है तो आपसे पूछा जाता है कि धनात्मक उत्प्रेरण को स्पष्ट कीजिए। तो परिभाषा तो बहुत सिंपल है, आप याद कर लेते हो, बट विदाउट एग्जाम्पल अगर आप अपने कंटेंट को बोर्ड एग्जाम में लिखते हो तो वो इनकम्प्लीट कंटेंट माना जाता है और आपके मार्क्स उसमें कट सकते हैं। इसलिए हर एक कंटेंट के साथ आपको रिएक्शन को इन्वॉल्व करना जरूरी है, रिएक्शन लिखना जरूरी है। अगर आप रिएक्शन के साथ अपनी हेडिंग को लिखते हो तो वो सही तरीका माना जाता है अपने आंसर को लिखने का। देखो हमने सबसे पहले क्रियाविधि के आधार पर देखा कि कुछ ऐसे उत्प्रेरक होते हैं, कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं वो उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक उत्प्रेरण। परिभाषा आप खुद से लिख लीजिएगा। और इसकी एग्जाम्पल वो 7 जो आपने पढ़े थे, हेडिंग मैंने इसके जस्ट पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि 7 एग्जाम्पल याद कर लेना, हम हर जगह यूज करेंगे। तो उन्हीं में से हम देखो एक एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। इसको हमने गर्म किया, हमको मिला पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। इस प्रक्रिया में हमने MnO2 मिलाया और MnO2 ने
रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया तो जो MnO2 है वो कैसा उत्प्रेरक हो गया? उत्प्रेरक तो है, ये कैसा उत्प्रेरक हो गया? इसने स्पीड बढ़ा दी इसलिए ये कैसा हो गया? धनात्मक उत्प्रेरक हो गया, पॉजिटिव कैटलिस्ट हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने अभी हल बताया हेबर्स प्रोसेस, लिख दीजिएगा आप यहां पे, हेबर विधि। इसमें नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? हाइड्रोजन गैस से कराते हैं। इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? अमोनिया गैस बनती है, और अमोनिया गैस के प्रोडक्शन में हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो होता है आयरन। ये हमारा कैटलिस्ट है। देखो कैटलिस्ट को मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं जिससे थोड़ा सा समझ में आता जाए कि ये कैटलिस्ट है। और साथ ही साथ एक पदार्थ और रहता है MO, ये मोलिब्डेनम है। ये कैटलिस्ट नहीं है, ये क्या है? वर्धक। वर्धक क्या होते हैं मैं आगे सिखाऊंगा। फिलहाल यहां पर कैटलिस्ट है, इसको मिलाने से स्पीड बढ़ जाती है, तो ये भी कैटलिस्ट कैसा एग्जाम्पल है? किसका उदाहरण हो गया? धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण हो गया, और इस घटना को बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरण। तो आई थिंक ये सिंपल सी चीज है, आप अच्छे से याद कर सकते हो। धनात्मक उत्प्रेरण एग्जाम्पल भी आपके पढ़े हुए एग्जाम्पल हैं, आपको बस व्यवस्थित लिखना है। अब बात करते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऋणात्मक उत्प्रेरण। देखो जनरली हम जो एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब जितने भी हम, देखो ऐसा नहीं है कि हमने 7 रिएक्शन बोली तो 7 रिएक्शन ही हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं है। हम अभी केमिस्ट्री में पता नहीं कितने हजारों में रिएक्शंस पढ़ेंगे, और आपको वो सारी रिएक्शंस आएंगी भी। आप सारी रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, याद भी कर पाओगे और यूज भी कर पाओगे। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं डिक्शनरी पढ़ने से अंग्रेजी नहीं आती है। सेम टू सेम चीज, केवल रिएक्शन पढ़ लेने से केमिस्ट्री नहीं आती है। रिएक्शन को यूज करना है, कैसे यूज करना है सिखाऊंगा मैं आपको। बस जरूरत केवल इस बात की है कि आप अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक मत करिएगा, रोज का काम बस रोज करिए। गारंटी मैं लेता हूं कि आपको केमिस्ट्री ऐसी आएगी जैसी किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं होगी। तो बस केवल इस चीज को आप ध्यान रखें। और हम बात करते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण की। देखो ऋणात्मक उत्प्रेरण में क्या होता है? ऋणात्मक उत्प्रेरण में ज्यादा एग्जाम्पल आपके कॉमन नहीं है, मतलब ज्यादातर जितने भी हम कैटलिस्ट लेते हैं जनरली हम ये चाहते हैं कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाए। बट कुछ एक रिएक्शन ऐसे भी होती हैं जिसमें हम स्पीड को कम करना चाहते हैं, और कम करने वाली जो रिएक्शन है उसमें से सबसे पहली रिएक्शन जो आपने पढ़ी हुई है पहले मैं वो लेता हूं। आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ ना क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को अगर हम वायु में खुला छोड़ दें तो वो सूर्य के प्रकाश में वायु से क्रिया करके कौन सी गैस बना लेता है? फॉस्जीन गैस बना लेता है। समीकरण भी आपने पढ़ा होगा कि क्लोरोफॉर्म को अगर हम वायु के साथ रिएक्शन करा दें, एयर के साथ रिएक्शन करा दें, तो हमको मिल जाता है COCl2, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड। इसका नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड, या इसी को हम कौन सी गैस कहते हैं? फॉस्जीन गैस कहते हैं। और ये बन जाता है फॉस्जीन गैस, जो कि जहरीली गैस है। और ये जहरीली गैस अगर बन गई तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग हम निश्चेतक के रूप में नहीं कर पाएंगे, और इसलिए हम चाहते हैं ये रिएक्शन ना हो, या ये रिएक्शन की स्पीड धीमी हो जाए। इसलिए हम इसमें एक पदार्थ मिलाते हैं, उस पदार्थ का नाम होता है एथिल अल्कोहल। और ये जो एथिल अल्कोहल है ये स्पीड को कम करता है, इसलिए ये क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरक है। ये क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरक है। और इस घटना को या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव कैटालिसिस या ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। क्लियर हो गया? ये एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल और देख लीजिए। देखो सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? Na2SO3। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फाइड। पूरा लिख लीजिएगा, सोडियम सल्फाइड। यहां पर देखो मैं आपको एक चीज सिखा दूं। देखो सल्फाइड लिखा है तो देखो 3 चीजें याद कर लीजिए। S2- इसको बोलते हैं सल्फाइड। एक होता है SO3 इसको क्या बोलते हैं? सल्फाइट। और एक और होता है SO4 इसको क्या पढ़ते हैं? सल्फेट। ये 3 चीज आप याद रखिए। अब थोड़ा सा सोचिए, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या है? सोडियम सल्फाइड का, तो आपने तुरंत लिख लिया सोडियम, और सल्फाइड आपने याद कर लिया था S। इसके ऊपर कितने माइनस हैं? 2, मतलब इस सल्फर की संयोजकता कितनी है? 2। सोडियम क्षार धातु है, इसकी संयोजकता कितनी है? 1। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन के तैयार क्या हो जाएगा? Na2S। तो ये जो Na2S है इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फाइड। इसी तरह से अगर हम आपसे बोले कि इसका नाम है सोडियम सल्फाइड। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि चलो बताओ सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या होगा? सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या होगा? तो आप तुरंत कहोगे सोडियम का सिंबल है Na, सल्फाइड का सिंबल होता है SO3, और SO3 की संयोजकता है 2, सोडियम की संयोजकता होती है 1, क्योंकि ये क्षार धातु है इसलिए 1 होती है।
और हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2SO3। इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम सल्फाइड। इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम सल्फाइड। इसी तरह से अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे, मैं मिटा रहा हूं यहां पे, अगर हम आपसे पूछें कि बताओ सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो तुरंत कहोगे आप सोडियम का मतलब Na और सल्फेट का मतलब SO4। सोडियम की संयोजकता 1 है, सल्फेट की संयोजकता 2 माइनस है, इसलिए 2 है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, Na2SO4, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, सोडियम सल्फेट। आप कहोगे कि सर आप सोडियम सोडियम ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप सोडियम की जगह पोटेशियम ले लो। पोटेशियम नहीं लेना है तो कोई भी क्षार धातु ले लो। अगर आप क्षार धातु नहीं लेते हो, जैसे आप कैल्शियम ले लेते हो, मैग्नीशियम ले लेते हो, तो फिर वहां पर आपको संयोजकता कितनी रखनी पड़ेगी, 2। तो सूत्र बनाना मैं नहीं सिखा रहा हूं, केवल मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि देखो ये चीज आपने 9th और 10th लेवल में पढ़ी होगी। अगर इन केस किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी है तो वो इतनी चीज सीखे। टाइम आने दीजिए, मैं आपको सारी चीजें आपको अलग बताता चलूंगा, या इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जिन भी बच्चों को नहीं आता है, अगर वो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछेंगे कि सर ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, तो मुझे कुछ फॉर्मूले बनाना सिखा दीजिए, तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं एक वीडियो इसका सेपरेट बना दूंगा और आपको सारे फॉर्मूले लिखने आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीज तो आ रही होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फाइड। मैं ऋणात्मक उत्प्रेरण पे था, मैं वापस आता हूं। इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फाइड। और इसकी रिएक्शन अगर हम वायु से करें, मतलब इसका ऑक्सीकरण अगर हम वायु से करें, तो हम क्या देखते हैं कि हम लोगों को मिल जाता है सोडियम सल्फेट, Na2SO4। ये रिएक्शन होती है, अपने आप होती है। सोडियम सल्फाइड को वायु में रखने पर सोडियम सल्फेट बनता है। मगर यदि इसमें हम एथिल अल्कोहल मिला दें, एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH मिला दें, एथेनॉल मिला दें, तो रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है। इसका मतलब ये जो एथिल अल्कोहल है वो इस रिएक्शन के लिए भी किसका कार्य करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरण का कार्य करता है। तो इस तरह से हमने ये 2 एग्जाम्पल देख लिए, जिसमें कुछ पदार्थ ऐसे भी थे जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, और उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, और इस घटना को बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 हमने आपको बता दिए। तो ये तो था हमारा वर्गीकरण क्रियाविधि के आधार पर। तो क्रियाविधि के आधार पर उम्मीद है कि यह वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे वर्गीकरण की। वो तीसरा वर्गीकरण क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए हमारा तीसरा वर्गीकरण है, हेडिंग है स्व उत्प्रेरण, जिसको हम बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सीधा आपसे पूछा जाता है ऑटो कैटालिसिस पर शॉर्ट नोट लिखो या फिर स्व उत्प्रेरण को उदाहरण सहित स्पष्ट करो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देखिए इसमें आपको याद क्या करना है। जब कोई रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में अभिकारकों ने क्रिया करी, उत्पाद बन गया, और उस अभिक्रिया में ही कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। हमने बाहर से उत्प्रेरक नहीं मिलाया, हमने कोई एक ऐसी अभिक्रिया ली जिसमें कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है, उस अभिक्रिया को उस पदार्थ को हम बोलते हैं स्व उत्प्रेरक, और उस अभिक्रिया को बोलते हैं, या उस प्रक्रम को बोलते हैं, या उस प्रोसेस को बोलते हैं, या उस घटना को बोलते हैं स्व उत्प्रेरण। अब इसका एक एग्जाम्पल देखो, आपने वो 7 एग्जाम्पल याद किए थे, मैंने कहा था याद कर लेना। उसमें एक एग्जाम्पल था एथिल एसीटेट वाला, याद करिए। देखो CH3COO, इसको क्या पढ़ते हैं, एसीटेट, और इसमें क्या जुड़ गया, C2H5, इसको क्या बोलते हैं, एथिल। तो इसका नाम हो गया एथिल एसीटेट। जिन भी बच्चों को सूत्र नहीं आते हैं बनाना, वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी मत चूकिए कि लिखने में बिल्कुल संकोच मत कीजिए। हमें नहीं आता है तो हमें नहीं आता है, हम सीखेंगे। आपको संकोच नहीं होना चाहिए पूछने में। आप सोचते हो कि हम सर से पूछेंगे तो हमारी तो इंसल्ट हो जाएगी, इंसल्ट होगी तो क्या होगा, मगर सीख तो जाओगे। इंसल्ट अभी क्या होती है, सीखने की टाइम में कोई इंसल्ट नहीं होती है। जिसको जो चीज नहीं आती है वो बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझको पूछ सकता है, टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे पूछ सकता है, मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकता है। बट पर्सनल मैसेज का रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर ज्यादा बच्चों को ये चीज नहीं आती होगी तो। फिलहाल ये हमारा है एथिल एसीटेट। और जब हम इसका जल अपघटन करते हैं तो हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बनते हैं। CH3COOH बनता है, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, और दूसरा प्रोडक्ट बनता है C2H5OH,
जिसको हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। हम क्या देखते हैं, ये प्रोडक्ट तो बन गया, मगर ये जो रिएक्शन है ये शुरुआत में बहुत धीमी थी। हम देखो भाषा क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ कोई उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है तो ऐसे उत्प्रेरक को हम स्व उत्प्रेरक कहते हैं, और इस अभिक्रिया को, इस प्रक्रम को या इस घटना को हम स्व उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण में क्या लिखोगे, एथिल एसीटेट का जब जल अपघटन किया जाता है तो एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल बनता है, समीकरण लिख दोगे। उसके बाद लिखोगे, इस अभिक्रिया में यह देखा जाता है कि प्रारंभ में यह अभिक्रिया धीमी गति से होती है, किंतु कुछ समय उपरांत इस अभिक्रिया का वेग स्वतः ही बढ़ जाता है। प्रारंभ में धीमा क्यों था, क्योंकि प्रारंभ में यह बना नहीं था, और धीमे थोड़ी देर बाद वेग क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो बना हुआ पदार्थ है जिसको हम बोल रहे हैं एसिटिक एसिड, वह किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करने लगता है। तो मतलब एथिल एसीटेट क्या है, स्व उत्प्रेरक है। ठीक है, क्या है, स्व उत्प्रेरक है। और आपने पढ़ा है अभी अभी कि जब अभिक्रिया में बना हुआ कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करने लगे तो उसको बोलते हैं स्व उत्प्रेरक, इस घटना को बोलते हैं स्व उत्प्रेरण। तो आपने ये तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब हम आते हैं लास्ट क्लासिफिकेशन पर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रेरित उत्प्रेरण की। तो देखते हैं, देखिए प्रेरित उत्प्रेरण में क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। कोई एक रिएक्शन है जो अपने आप हो रही है, बढ़िया बात है। मतलब आप मेरे वीडियो देखते हो और अपने आप पढ़ते हो, और एक होता क्या है, एक दूसरा लड़का है, वो मेरे वीडियो को नहीं देखता है, नहीं पढ़ता है। तो होता क्या है कि एक पढ़ रहा है, एक नहीं पढ़ रहा है। मगर अब हुआ ये कि आप लोगों ने, हमने आपसे कहा कि चलो आज जितने भी बच्चे हैं वो सभी मेरे वीडियो का नोट्स बनाएंगे और उसको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे। आपने, जो बच्चा पढ़ता है, जिस बच्चे ने मेरा वीडियो देखा है, उस बच्चे ने वो टेलीग्राम नोट्स बनाया, और नोट्स बनाने के बाद फोटो खींची और टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया। मैंने लिख दिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आपके अंदर तो उत्साह आ गया, आप पढ़ भी रहे थे, आपको और उत्साह आ गया, आप और दुगनी तेजी से पढ़ने लगे। मगर जो बच्चा पढ़ नहीं रहा था, उस बच्चे ने देखा, अरे मेरा पड़ोसी तो पढ़ रहा है, मेरे पड़ोसी ने तो आंसर लिख करके भेज दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, उस पड़ोसी ने, जो पढ़ नहीं रहा था, उसने आंसर देखा, अरे यार इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं टेलीग्राम पर, हम कैसे पढ़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, उसने भी पढ़ना शुरू कर दिया। वो खुद नहीं पढ़ रहा था, मगर उसने देखा देखी पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक रिएक्शन अपने आप हो रही थी और एक रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही थी। मगर जब हमने दोनों रिएक्शन को एक साथ कराया तो एक रिएक्शन जो अपने आप हो रही थी वो तो होती ही है, मगर जो रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही थी वो भी रिएक्शन होने लगती है। तो जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य करती है तो ऐसे उत्प्रेरण को हम क्या बोलते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण या इंड्यूस्ड कैटालिसिस। देखो इसका एक एग्जांपल समझिएगा। देखो आपको बता दें, बहुतों एग्जांपल हैं, सैकड़ों में एग्जांपल हैं, मगर यहां पर वीडियो मुझे कंसाइज भी करना है, एक लिमिटेड टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें देनी भी हैं, इसलिए मैं यहां पर एग्जांपल एक या दो ही ले रहा हूं। ठीक है, तो देखो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अभी मैंने नाम सिखाया Na2SO3, इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम सल्फाइड। ध्यान रखिएगा, इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम सल्फाइड। इसको अगर हम वायु में खुला छोड़ दें तो ये रिएक्शन अपने आप होती है और क्या बनता है, Na2SO4। इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम सल्फेट। तो हम क्या लिखेंगे, सोडियम, भाषा लिखेंगे पहले, सोडियम सल्फाइड वायु द्वारा स्वतः ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेता है, सोडियम सल्फेट। अब दूसरा उसके साथ लिखेंगे Na2ASO3, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम आर्सेनाइड। अगर हम इसको वायु में खुला छोड़ें तो हम देखते हैं इसका ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, नो रिएक्शन। तो हमारी भाषा क्या हो गई, सोडियम सल्फाइड को वायु में खुला छोड़ने पर उसका स्वतः ऑक्सीकरण हो जाता है और सोडियम सल्फेट बनता है। जबकि सोडियम आर्सेनाइड को यदि वायु में खुला छोड़ा जाता है तो उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। मगर यदि दोनों रिएक्शन को हम एक साथ कराएं
मतलब जहां हमने सोडियम आर्सेनाइड लिया है उसी में हमने क्या मिला दिया, सोडियम सल्फाइड मिला दिया, और फिर उस मिक्सचर को हमने किसके संपर्क में रखा, ऑक्सीजन के संपर्क में रखा। तो सोडियम सल्फाइड तो सोडियम सल्फेट में बदल ही रहा है, सोडियम आर्सेनाइड भी सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत हो जाएगा। सोडियम आर्सेनेट में Na2ESO4 में ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत हो जाएगा। देखो ये भाषा लिखनी है, ध्यान से समझिएगा। भाषा क्या लिखोगे, सोडियम सल्फाइड को वायु में खुला छोड़ने पर उसका स्वतः ऑक्सीकरण सोडियम सल्फेट में हो जाता है, जबकि सोडियम आर्सेनाइड का वायु द्वारा स्वतः ऑक्सीकरण नहीं होता है। किंतु जब सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में सोडियम आर्सेनेट का ऑक्सीकरण कराते हैं तो सोडियम सल्फाइड के साथ साथ सोडियम आर्सेनाइड का सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकरण हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया या अभिक्रिया सोडियम आर्सेनेट के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। अतः यह एक स्व उत्प्रेरण की घटना है और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्व उत्प्रेरण। जब एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्व उत्प्रेरण। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा कि उत्प्रेरकों का वर्गीकरण हम किस तरह से करते हैं। सभी बच्चे वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा करिए, नोट्स शुरुआत से ही बनाते चलिए और रिवीजन करते चलिए। जैसे ही मेरा 5 या 6 वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, मैं आप सभी लोगों का एक टेस्ट लूंगा और उस टेस्ट में मैं वो सारी चीज़ें आपसे पूछूंगा जो या तो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी गई है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करिए, कमेंट ज़रूर लिखिए, लाइक भी कर दिया करिए अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू वेरी मच।